देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश का इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक है, जो अपने दर्शकों की राय पर चलता है। दर्शक यानी हमारी जनता जनार्दन जो हमें प्यार करती है, सम्मान देती है, हमारे कार्यक्रमों को देखती है, उनके सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम बनाते हैं। हम दर्शकों से पूछते हैं कि आज किस विषय पर बहस करना है। 3 विषय हम देते हैं, उस पर वोटिंग करके आप बहस का मुद्दा चुनते हैं। बहस में हमारे साथ पब्लिक के मंच पर आज नीरज पाठक दिल्ली से जुड़ेंगे, जयनाथ मिश्रा जुड़ेंगे वाराणसी से, हिमांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे कानपुर से, अनुपम झा जुड़ेंगे कोलकाता से। ये हमारे पब्लिक के मंच के लोग होंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि आज मोदी ने पूरे घर के बदल डाले हैं। जी हाँ, कैबिनेट में इतना बड़ा फेरबदल होगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए मोदी की नई कैबिनेट में न्यू इंडिया का क्या है संदेश, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। मोदी ने पूरे घर के बदल डाले, स्वास्थ्य मंत्रालय बदल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, आईएनबी मिनिस्टर को हटा दिया, आईटी और कानून मंत्री को हटा दिया, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर को हटा दिया, उन तमाम लोगों को हटा दिया जिन पर असफलता का दाग आने वाले मानसून सत्र में लग सकता था। क्या है मोदी का बहुत बड़ा रिस्क है? क्या ये उनको पॉलिटिकल माइलेज पे करेगा? क्या आपदा में मोदी ने अवसर तलाशा है और ये जताने की कोशिश की है कि मेरे विभाग में जिन लोगों ने ढंग से काम नहीं किया मैं उस पर उनको अलग करता हूं अपनी कैबिनेट से। परफॉर्म और पेरिश, क्या यही मोदी का मंत्र है? इसी पर बहस होगी। विपक्ष इस पर क्या सोचता है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ कांग्रेस के गेस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन देख लेते हैं कितना बड़ा भूकंप लेकर आए, पूरे घर के बदल डाले मोदी जी ने। मैं अनुराग सिंह ठाकुर, अनुप्रिया सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारी फेरबदल कर और नए मंत्रियों को मौका देते हुए गुड गवर्नेंस पर फोकस कर नए मंत्रियों को शपथ लेने का मौका दिया। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जबकि इससे पहले सरप्राइज के तौर पर देखें तो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नामों समेत 1 दर्जन मंत्रियों से ज्यादा मंत्रियों का इस्तीफा भी लिया गया ताकि नए मंत्रियों को मौका मिल सके। ये बहुत अच्छा, मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे की बात। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत अहम राज्यों से नए मंत्रियों को कैबिनेट में अच्छा काम करने का मौका भी दिया गया है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय आधार पर भी संतुलन बनाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। वहीं महिलाओं को भी पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में तरजीह दी है। शोभा करंदलाजे डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई अनुभवी प्रोफेशनल्स को भी मोदी सरकार के मेकओवर के तौर पर देखा जा रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल में भारी भरकम फेरबदल और नए मंत्रियों की शपथ अब न्यू इंडिया के मिशन को और गति दे सकेगा। इसी पर सबकी नजर होगी। तो देश की बहस में वक्त है सवाल पूछने का। आज क्या सवाल पूछ रहे हैं? आज मोदी के कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है, पूरे घर के बदल डाले हैं, उसी से जुड़ा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आइए देख लेते हैं सवाल क्या है और उसी के बाद हम बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आ रही है तमाम उन लोगों के साथ जो नए कैबिनेट में शामिल हुए हैं। आज सुबह उन्होंने सबको चाय पर बुलाया था। क्या सवाल है आज का, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ राहुल देव जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं। क्या कैबिनेट में बड़े परिवर्तन करने के बाद गवर्नेंस सुधरेगा, यस और नो? आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमें ट्विटर हैंडल के जरिए भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। मैंने जैसा बताया, राहुल देव जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया गया, क्या कोरोना 2 में मैनेजमेंट फेलियर था? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मंत्री को हटा दिया गया, ठीक है।
रहेंगे। मैडम आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो को लेकर वो चर्चा हुई क्या? पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो लौट। प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल सीधा, क्या स्वास्थ्य मंत्री को हटाना, क्या केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर को हटाना, कानून मंत्री को हटाना, आईटी मंत्री को हटाना, आईएनबी मिनिस्टर को हटाना, क्या यह सरकार की छवि की ओवरहॉलिंग है? और क्या कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि हाँ, उससे कुछ गलतियां हुई थी, जिन्होंने गलत किया उनको हटा दिया गया? प्रेम शुक्ला तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यही राहुल देव जी से यही सवाल लेता हूं सर, जिन मंत्रालयों से गलतियां हुई उनको हटा दिया गया, क्या यह संदेश है प्रधानमंत्री का, परफॉर्म और पैरिश? राहुल जी। बिल्कुल, ये संदेश तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी संदेश है कि प्रधानमंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी, जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, उस सिद्धांत को एक बार फिर से बड़ी मजबूती से स्थापित किया है। यानी अगर किसी से चूक होती है तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी ये कारण बहुत स्पष्ट नहीं हुए हैं कि किन कारणों से निशंक जी को या रविशंकर प्रसाद को या प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया। केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं। शायद कुछ दिनों में हमें और पता चलेगा कि विशेष रूप से क्या कौन कौन सी ऐसी नाकामियां थी जिनके कारण उनको हटाया गया। लेकिन जाहिर है कि प्रधानमंत्री के आकलन में उन्होंने गंभीर चूकें उनसे हुई। अंदाज है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि बनी, जिसको छवि को बहुत नुकसान हुआ कोरोना के कारण, और उसके बाद तो उसकी प्रकाश जावड़ेकर को उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। भारत में भी मीडिया में काफी लानत पलामत हुई उसकी। आईटी को लेकर जहां तक सवाल है, एक बिल्कुल युद्ध, दैनिक युद्ध जैसा चल रहा था ज्यादातर अमेरिका की बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ रविशंकर प्रसाद का, और उससे भी विदेशों में, अमेरिका में, और जहां पर टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है और इन कंपनियों का बहुत महत्व है, वजन है, वहां पर शायद छवि पर प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ऐसे दो मंत्री थे जो सरकार का हर चीज पर, मुद्दे पर बचाव करते थे सबसे आगे बढ़कर, जो मंत्रिमंडल के बैठकों की ब्रीफिंग करते थे। तो ये बहुत बड़े लोगों की कीमत चुकाई है प्रधानमंत्री जी ने, और इसका संदेश बहुत साफ है, सख्ती का, जवाबदेही का।
ठीक है, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल, स्वास्थ्य मंत्री हटा दिए गए, दवाइयों के लिए जिम्मेदार केमिकल एंड फर्टिलाइजर हटा दिए गए, सरकार की छवि के लिए जिम्मेदार आईएनबी मिनिस्टर हटा दिए गए, आईटी मंत्री जिनकी दैनिक लड़ाई चल रही थी ट्विटर कंपनी के साथ, उनको हटा दिया गया। यानी परफॉर्म और पेरिश, प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है। इतने सीनियर साथियों को हटा के उन्होंने एक तरह से कोरोना काल के दूसरे खंड में अपनी गलती को माना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। देखिए, जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना यह विरोधियों के लिए और विश्लेषकों के लिए छिद्रान्वेषण का निश्चित तौर पर अवसर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, एक अत्यंत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया है। और उसमें कुछ मंत्रिमंडलों के लोगों का जो पहले संगठन में थे, आज सत्ता में थे, सत्ता में से उनको संगठन के जिम्मेदारियों के लिए मुक्त किया गया है। कुछ लोगों को संगठन से सत्ता की जिम्मेदारियां उनको दी गई है। तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर तरह तरह के विश्लेषण किए जाएंगे। जहां तक बात की जा रही कोरोना काल की, कोरोना काल में भारत का जो परफॉर्मेंस है विश्व में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस में से रहा। फैटलिटी रेट भारत में न्यूनतम रही। भारत में वैक्सीनेशन का रेट सबसे तीव्र गति से है। भारत में जिस ऑक्सीजन की बात की जाती है, जितनी तीव्र गति से ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन संभव हुआ, यह अपने आप में विश्व में और किसी देश में इस तरह की व्यवस्था हुई नहीं है। और ऐसे में जब कोरोना पर हमने बहुत जबरदस्त काम मंत्री को क्यों हटाया गया सर? उसमें किसी को उसके कारण हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं। नए व्यक्ति को दायित्व दिया जाएगा और बेहतर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को आईएनबी मिनिस्टर को, आईटी मिनिस्टर को, तो आईटी मिनिस्टर का परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, आईएनबी मिनिस्टर का भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन ऐसे हमारे जो अनुभव संपन्न मंत्री हैं, इनका संगठन में भी आवश्यकता है। और संगठन में जिन्होंने सांगठनिक कार्य, जैसे भूपेंद्र यादव जी ने बहुत सांगठनिक कार्य किया, अब उनको मंत्रिमंडल में भी उनकी योग्यता और अनुभव का सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे में चूंकि विशाल परिवार है, हमारे यहाँ योग्यताओं की बड़ी खान है, ऐसे में सारे योग्य लोगों के बीच में समायोजन करना, सम्यक संतुलन साधना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी तरह से, आप देखिए, ईशान्य भारत को कभी इतना मंत्रिमंडल में महत्व नहीं था, ओबीसी वर्ग को कभी मंत्रिमंडल में इतना महत्व नहीं था, वंचितों को, दलितों को, जनजातियों को, महिलाओं को किसी मंत्रिमंडल में ऐसा आपने जो है महत्व नहीं पाया होगा। तो जब इसके 100 सकारात्मक पक्ष है तो कुछ नकारात्मक पक्ष तो विपक्ष ढूंढ ही लेगा। ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका आदर करते हैं। ठीक है, सीधे अभय दुबे जी, क्या गलती को मान लिया सरकार ने, उन मंत्रियों को हटा दिया जो कोरोना 2 में फेलवर रहे थे, या जो सरकार की छवि को और निखार कर नहीं पेश कर पा रहे थे? अभय दुबे जी, क्या मानना है? मैं बता दूं, तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अभय दुबे जी। दीपक चौरसिया जी, जब खामी इंजन में हो तो सिर्फ डब्बे बदलने से उसका समाधान नहीं हो सकता। छवि जब सुधरती, जब सरकार का कृतित्व, सरकार का कामकाज अच्छा हो। अब पहली बार इस सरकार ने यह स्वीकार किया कि महामारी की विभीषिका में उनकी नाकामियों की वजह से लाखों लोगों ने असमय अपने प्राणों को आहूत कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी, जब आप स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं तो आपको ये विचार करना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तो आप हैं, जिसके तहत इस महामारी की विभीषिका से लड़ा जा रहा था। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरे क्रम पर आते हैं देश के वित्त मंत्री, जिनकी वजह से जो विश्व का सबसे युवा देश है, उस देश के सर्वाधिक युवा बेरोजगारी की आग में धकेल दिए गए प्रधानमंत्री जी। उनका मूल्यांकन आपको करना था। उन कृषि मंत्री का मूल्यांकन करना था, जिनकी वजह से करोड़ों किसान सड़कों पर है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री जी। आपको उन पेट्रोलियम मंत्री जी के कृतित्व का निर्धारण करना था, जिनकी वजह से आज 100 रुपए पार पेट्रोल चला गया प्रधानमंत्री जी, 200 रुपए खाने का तेल पार चला गया, 850 रुपए गैस की टंकी। तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के का किया परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है दीपक चौरसिया जी, ये बुनियादी रूप से उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। जैसे वो मिस्टर जो किशोर बने हैं वहां पर, वो तो जितने भी मंत्री बनाए हैं, आप देखिए ज्यादातर जो आदित्यनाथ जी के खिलाफ हैं। एक नया संघर्ष वहां प्रारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को भी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कितनी
भयानक लड़ाई दोनों के बीच हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के फोटो हटा दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी, वेस्ट बंगाल में अगर आपने बाबुल सुप्रियो जैसे लोगों की जिम्मेदारी तय की तो वहां तो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सत्ता के सौदे का प्रतिफल सिंधिया जी को दिया, तो देश की प्रगति और समृद्धि से इसका कोई सरोकार नहीं। और मेरे आदरणीय विद्वान दोस्त जो बोल रहे हैं कि हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया, महिला को दिया, तो साहब 7 साल बाद क्यों ध्यान आई ये बातें आपको? इसका कोई सरोकार नहीं देश के विकास से, सिर्फ ये सत्ता की भूख के मिटाने का विस्तार है। ठीक है, भारत की प्रगति से कोई सरोकार नहीं। जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब सत्ता में आज शपथ ग्रहण का उत्सव हुआ है तो उत्सव के समय विरोधियों का स्यापा ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो स्यापा अभय दुबे जी कर रहे हैं, स्यापा करें अभय दुबे जी, उनका जो है उनके स्यापा करने के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार का मैं आदर करता हूं। लेकिन आप कृपा करके बताइए ना, इतना ओबीसी वर्ग को कभी कांग्रेस के किसी मंत्रिमंडल में स्थान दिया था? पिछड़ों को अभी इनको उत्तर प्रदेश में आपत्ति किस नाम पर हुई? कौशल किशोर जी के नाम पर हुई। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के, जनजाति के पिछड़ों को लगातार शोषित करना, पीड़ित करना, यह कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है। तो उस परंपरा को लग रहा है इनको इतना जबरदस्त सामाजिक समरसता संस्थापित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो जा रहा है। तो जो इस देश के स्वयं स्वघोषित अभिजात्य वर्ग है, उस अभिजात्य वर्ग को स्वीकार तो होगा नहीं ना, उनको पीड़ा होगी। पीदी गिरोह तो चिल्लाएगा, अरे कैसे इस तरह से इतना सम्यक मंत्रिमंडल का गठन हो जा रहा है? कैसे? देखिए, यहाँ पर जो है आप सोचिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को ड्रॉप कर देते, डॉक्टर मनमोहन सिंह पी चिदम्बरम को ड्रॉप कर देते, तो ये संभव था क्या उस मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल का जो चेहरा हो, ऐसे चेहरों को भी संगठन के कार्यकाल के लिए भेज दिया जाए और वो उसको तत्काल स्वीकार करके सहर्ष शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के आदेश को शिरोधार्य करके आ जाए? ये भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त आप किसी और संगठन में संभव देख सकते हैं क्या? ये कारण है कि हमारे यहाँ जो विचार परिवार का संस्कार है, उस संस्कार में जो कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है, वो कार्यकर्ता हर तरह के दायित्व के निर्वाह के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है। उसको मंत्री बनाया तो भी प्रसन्न है, उसे मंत्रिमंडल ने के सांगठनिक दायित्व दे दिया तो भी प्रसन्न, उसको काम करना है। तो एक इस तरह का ये भारतीय जनता पार्टी ना केवल विश्व का विशालतम संगठन है, बल्कि सबसे जीवंत संगठन है। उसके अंदर कार्यकर्ता का भाव कभी समाप्त नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को आज भी कार्यकर्ता ही कहते हैं, इसलिए उनके मुंह से प्रधान सेवक प्रकट होता है। इसलिए वो जो है सत्ता का उन पर दर्प नहीं चढ़ता, बल्कि सेवा का भाव उनके अंदर विराजमान होता है। हमारे एक एक मंत्री में, एक एक पदाधिकारी में, एक एक कार्यकर्ता में वो जो सेवा का भाव है, जनसेवा के प्रति उनका जो समर्पण है, वो दिखता है। इसलिए शपथ लेने वाले साथियों को बधाई पीएम मोदी ने कहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रपति भवन की है। मंत्रिपरिषद की शपथ के बाद ये होता है कि राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक कस्टमरी फोटो खिंचाई जाती है। वही तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पर बैठा हुआ है, सीनियर मंत्री बैठे हुए हैं, जो नए मंत्री हैं वो खड़े हुए हैं, राज्य मंत्री खड़े हुए हैं। हाइट के आधार पर भी इसका निर्धारण होता है, पद के आधार पर भी निर्धारण होता है, कद के आधार पर भी निर्धारण होता है। सीधे मैं चलता हूं, हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, हिमांशु त्रिवेदी कानपुर से, फिर अभय दुबे जी के पास चलूंगा। हिमांशु, कैसा लगा आपको मंत्रिमंडल का फेरबदल? सर, आम लोगों की बात की जाए तो मोदी जी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें सभी वर्गों को जोड़ा गया है। सभी वर्गों को मौका दिया गया, आपको लगता है? और जिनको हटाया उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरे हिसाब से जो अपने मंत्रिमंडल में काम नहीं कर पा रहे थे, उनको एक संदेश दिया है कि जो काम नहीं करेगा वो मंत्रिमंडल में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो काम नहीं करेगा उसे कोई जगह नहीं मिलेगी। अभय दुबे जी, संदेश बड़ा साफ है। प्रधानमंत्री ने एक शॉक ट्रीटमेंट दिया है, कहीं ये कांग्रेस के लिए शॉक ट्रीटमेंट ना बन जाए, क्योंकि आपदा में अवसर आप भी ढूंढ रहे थे। नहीं, देखिए, आपदा में अवसर का नहीं, मैं मेरे विद्वान साथी को बताना चाहता हूँ। हाल ही का ये कौशल किशोर जी का स्टेटमेंट है, जो सभी आपके चैनल पर भी ये छपा है। यूपी में अपराधी बेखौफ, पुलिस कर रही वसूली, सीएम योगी नहीं कर रहे कार्रवाई, बीजेपी सांसद किशोर कौशल।
जितने भी आप नियुक्ति देखेंगे वो इसी प्रकार की है। बड़ा सवाल क्या है, इतना बड़ा व्याख्यान दिया हमारे साथी ने, देश की प्रगति के संदर्भित विषय पर क्या किया इस पर कोई प्रकाश नहीं डालना चाहता। वो कहते हैं साहब मंत्रिमंडल हमने तो नए युग का निर्माण कर रहे हैं। अरे बताइए ना, पिछड़े वर्गों की प्रगति और उन्नति के लिए क्या किया, सिलसिलेवार में स्कीम वाइज बता सकता हूं कि उन लोगों को कैसे मोदी सरकार ने धोखा दिया है। सबसे ज्यादा दलित, वंचित और पिछड़े लोगों के साथ आघात हुआ है प्रेम शुक्ला जी। आप जानते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए जिन मजदूरों को सड़कों पर फेंक दिया था वो उसी वर्ग से आते हैं। जो सबसे ज्यादा नौकरियां गवाई जिन लोगों ने वो उसी वर्ग से आते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर सवाल था। ये प्रधानमंत्री जी ने फिर सिर्फ कुछ मंत्रियों को, ये मोडस ऑपरेंडी उनकी गुजरात की है पुरानी, आप अध्ययन कीजिएगा तो वो कद को कम करने के अभ्यस्त हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से उनका कोई सरोकार नहीं। जिन मंत्रियों को हटाया है, मैं कह रहा हूं, चुनौती देता हूं आपको, रक्षा मंत्री जी के विषय पर का परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं देखा। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, चीन हमारी सीमा के अंदर घुसकर बैठा है, आतंकी ड्रोन से हिंदुस्तान की सीमा को और उसकी अस्मिता को चुनौती दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेते। मैंने कहा कि आज खाद्य मंत्रालय ने और कृषि मंत्रालय ने किस प्रकार इंपोर्ट को, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किस प्रकार दाल के इंपोर्ट को अनुमति दे दी, और वो दाल जब आएगी तब हमारा किसानों की फसलें आने वाली होगी। तो आपका भारतीय किसान संघ तक कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी ने अन्याय कर दिया है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जितने हमारे उपभोक्ता हैं बेचारे, जो 24 करोड़ गैस के सिलेंडर, आपने कहा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अरे 850 रुपए में अफोर्ड कर पाएंगे वो? पहले तो मुफ्त में कनेक्शन देकर आपने वाहवाही ली, अब आप उनको 850 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पर बड़ी बड़ी व्याख्या देते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होंगे, सीधे उपभोक्ता को ट्रांसफर कर देंगे, 25 लाख करोड़ रुपए आपने उनसे इकट्ठा किए। एक बार देश में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की सोचते और मूल्यांकित करते तो मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता। तो ये तो सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ इस्तीफे लिए हैं। कुछ जो राज्यों में आने वाले चुनाव हैं उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना, क्षेत्रीय दलों को जैसे जेडीयू की दाल गला दी आपने, वहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल चाह रहे थे कि उनकी सत्ता की भूख मिटा दी जाए, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको संज्ञान लेकर आपने किया। मुझे बताइए, आज आप कह रहे हैं सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, अरे तो हर इसके पार्टी पहले तक चुनाव आप को अन्याय लेकर करते चलती है। अभय दुबे जी, बीजेपी कर रही है तो गलत क्या है? आप भी तो चुनाव को लेकर काम करते हैं ना। और आप कह रहे हैं मोदी जी की पुरानी मोडस ऑपरेंडी है कुछ मंत्रियों को हटा देना, तो आप मुझे बताइए ये मोडस ऑपरेंडी तो सफल रही है ना आज तक? नहीं देखिए, आप कहां हटा पाए उनको? कुछ नहीं कर पाए मोदी जी का। नहीं, सुनिए ना, पश्चिम बंगाल की जो हार की हताशा है वो उत्तर प्रदेश में जाएगी दीपक चौरसिया जी। ये कितना भी पर्दा डाल लें इनकी नाकामियों पर, क्या हर्षवर्धन मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। थैंक यू थैंक यू सर। भाई जरा शायद फ्रेम नहीं मिला हमको, फिर चलेंगे। अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार राज्य मंत्री बने थे 2-2.25 साल पहले, और अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। बहुत बड़ा प्रमोशन अनुराग ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, कंक्लूड करिए अभय दुबे जी, जल्दी, लंबा बोल दिया आपने। दीपक जी देखिए, जो सबसे बड़ी त्रासदी है, उन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर कोई एक्शन लिया प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने 1 साल बाद ऑक्सीजन मैपिंग की? 15 अप्रैल 2021 को मीटिंग की। जो पिछली मीटिंग थी वो 24 अप्रैल 2020 को की थी, और तिल तिल कर सरप्लस ऑक्सीजन होते हुए, देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होते हुए केंद्र सरकार ने सिर्फ ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, इसलिए तिल तिल कर लोग मरे। वैक्सीनेशन, हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए हमारी एडमिनिस्ट्रेट करने की अपेक्षा। हमने समय रहते उसका प्रोक्योरमेंट नया किया वैक्सीन का। नया आर्गुमेंट ला नहीं पा रहे हैं भाई आज, नया आर्गुमेंट नहीं है कोई। नया नहीं, देखिए, तो मुझे बताइए उन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जिनकी नाकामी थी? प्रधानमंत्री ने खुद ने 29 जनवरी को यह घोषणा कर दी थी कि हमने इस महामारी पर विजय हासिल कर ली। फिर आप सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री को अकेले कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आपने घोषणा कर दी, जबकि रवांडा के प्रेसिडेंट ने उसी समय आने से मना कर दिया था, क्योंकि विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे थे कि सेकंड वेव आएगी अमेरिका के 3 महीने के बाद। जापान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। ठीक है अभय दुबे जी, लंबा हो गया, सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे के पास कोई नया आर्गुमेंट दिखाई दिया आज आपको? जी, वो कह रहे हैं
वो चाह रहे हैं कि भाई सबके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, मंत्रियों को हटाना काफी नहीं है। कांग्रेस के पास तो ये पीड़ा ही है कि एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री, इस देश में गरीब के घर का बेटा प्रधानमंत्री कैसे हो गया। इनके यहाँ तो परंपरा थी सोने का चम्मच लेकर आए, या तो सोने के चम्मच वाले रिपोर्ट। पूछिए किसी का सवाल। क्या कहना चाहेंगे? So, do you know what portfolio will you be given and how does it feel? मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और आशा करता हूँ और प्रयास करूँगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूँ, और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके, और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। सर, क्या चैलेंजिंग भी रहेगा? थैंक यू। प्रेम शुक्ला जी, मैंने पूछा था सवाल, नए आर्गुमेंट दिखाई दिया आपको अभय दुबे के पास? देखिए, अभय दुबे जी के पास क्या, पूरी कांग्रेस के पास कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो 2002 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों का नया शब्दकोश बनाए बैठे हैं। लगातार उनको पीड़ा है कि एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो प्रधानमंत्री जो है इस देश का सुसंचालन कैसे कर रहा है। गरीबों के घर में LPG कनेक्शन पहुंच जा रहा है, गरीबों का मकान बन जा रहा है, गरीब के घर बिजली आ जा रही है, गरीब के खाते में पैसा आ जा रहा है। कोई राजीव गांधी के ज़माने में 85% था, बाद में जीजा जी के ज़माने का तो देखा ही आपने, गरीब की ज़मीन कैसे कब्जा कर ली जा रही थी, कैसे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जो है एक परिवार विशेष जो है किस तरह से लैंड ग्रैबिंग कर रहा था, यह भी पूरे देश ने देखा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के कारण सामान्य व्यक्ति जिस तरह से प्रधानमंत्री में विश्वास रखता है, उस विश्वास को तमाम दुष्प्रचार के बावजूद डिगा पाने में जिस तरह से कांग्रेस विफल हुई है, वो उसके बावजूद लगातार प्रधानमंत्री जी के बारे में दुष्प्रचार का प्रयास करती है। उसके दुष्प्रचार को जनता स्वीकारती है क्या? तो वो दुष्प्रचार करती रहे। जनता को पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 136 करोड़ जनता की सेवा के लिए स्वयं न केवल 18, 20, 25 घंटे काम करते हैं, बल्कि उसी तरह से उनके कैबिनेट के सदस्यों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गति से ही काम करना होता है। सतत अपने को जन सेवा में झोंके रखना पड़ता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी, चाहे कोविड का काल हो, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई अकाल पड़ जाए, लगातार जनता की सेवा में हमारा कैडर समर्पित रहता है। इस तरह की आपको बता दें, अभी कोविड, सिर्फ मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। कोविड के समय आप बता दीजिए कहीं जहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, वहाँ विपक्ष कोविड केयर सेंटर शुरू किए हो, वहाँ विपक्ष को वैक्सीनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, कोविड जो है कोविड केयर सेंटर्स भारतीय जनता पार्टी चला रही हो। तमाम जितने, एक भी आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक चित्र नहीं दिखा सकते कि किसी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया हो। मैं आपको 28 से 30 जिलों में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किस तरह से कोविड केयर सेंटर शुरू किए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है, काम करने का, सतत काम करने का संस्कार है। और उसी की प्रेरणा से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, उसके कारण जो लुटियन जोन्स में सत्ता को परिवारों में बांट लेना और उस बंतर बांट के माध्यम से लोकतंत्र का अपहरण करना, इस गतिविधि से देश मुक्त हो चुका है। ठीक है, सीधे चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, उन्होंने कहा, और ये पब्लिक परसेप्शन भी है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट हार्ड वर्किंग है, कांग्रेस के नेता हार्डली वर्किंग।
देखिए, इतना हार्ड वर्किंग, और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 24-24 घंटे काम करते हैं। हाँ, मुझे भी अपेक्षा थी जब ये कहा गया कि बहुत गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगा था कि गरीबों के हित में काम करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मोटा भाइयों के हित में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी का भी निर्णय देख लीजिए, अभी जो उन्होंने ये क्वांटिफाई किया है पल्सेस को लेकर, उन्होंने कहा है कि सीमित मात्रा में संग्रहित कर देंगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का। ये किसके लिए लेकर आए थे काला कानून? उसमें कौन है सबसे बड़ा फूड प्रोसेसर हिंदुस्तान का? अहमदाबाद में किसका फूड प्रोसेसिंग पार्क सबसे बड़ा है? अडानी साहब का। उनमें असीमित मात्रा की संग्रहण की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने उनको दे दी। जब 2013-14 में सारे दलों ने मिलकर लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आए थे किसानों के हित में, किसने 3 अध्यादेश लेकर आए थे पूंजीपतियों के पक्ष में? प्रधानमंत्री जी। उसके बाद सारे राज्यों को यह अनुमति दे दी प्रधानमंत्री जी ने कि आप अपने स्तर पर इस भूमि के अधिकार को बदल दीजिए। एक नया खुलासा करता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे साहब बताइए, इस साल 2021 में गुजरात ने प्रधानमंत्री फसल बीमा से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए उन पूंजीपतियों के खातों में गए हैं। तो ये एकमात्र उद्देश्य के लिए काम कर रही है सरकार। अगर गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के होते तो गरीबों के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए काम करते। अभी भी हम अपेक्षा करते हैं, हम नकारात्मक नहीं है, लेकिन आप इस दिशा में अभी समय है। हम चुनाव के दृष्टिगत नहीं बात करते, लेकिन जिन स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने ये मंत्रिमंडल का गठन किया है उसको त्याग दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश से 7 लिए, गुजरात से 5 लोग लिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इन स्टेट्स में इलेक्शन है और आपकी हालत खराब है। जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो आपको, उसको लिटमस टेस्ट हो गया है, इसलिए आप इनकी हालत खराब है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना भाई दुबे जी। अगर बीजेपी की हालत खराब है तो आपको खुश होना चाहिए। हम तो जीत जाएंगे, आपको कहना चाहिए। दीपक जी, सरकार की हालत खराब होने का अर्थ है देश को गर्त में डाल देना। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं तो -8% की ग्रोथ रेट लेकर आए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कर रही है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के निकट। राहुल जी से कमेंट लेता हूं। ठीक है राहुल जी, आपने दोनों के तर्क सुने। बताइए, अभय दुबे के तर्क में ज्यादा दम है, प्रेम शुक्ला जी के तर्क में ज्यादा दम है? बताइए, आप आज जज बन जाइए आप थोड़ी देर के लिए। नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज का जो अवसर है वो पूरे पिछले 2 साल में जितने मुद्दों पर नाकामियां गिना सकते हैं अभय दुबे जी, वो गिना रहे हैं। ये उसका अवसर नहीं है। आज सवाल ये है कि जो नई चीज़ सामने आई है उसका क्या प्रभाव उनको दिखता है। उसमें कुछ गलत लोग आए हों तो उनको बताने चाहिए, उसमें कुछ अक्षम किस्म के लोग आए हों तो वो बताएं, ज़रूर वो बताएं। जो जिनकी अक्षमता लगी प्रधानमंत्री को या आकलन में जो लगा कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं किया, उनको हटाया गया। अब हटाने पर भी अगर आपत्ति है तो ये तो अजीब बात है। आप कहें, उनका मतलब शायद ये है कि पूरे प्रधानमंत्री स्वयं ही इस्तीफा दे दें, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी उनकी है, सारी बुराइयों की जड़ उनमें है, तो फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इतने लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, ये समय नहीं है इस तरह की बातें करने का। भाई, मैं उनकी तब वो विपक्ष में है, विपक्ष के बहुत तेज तर्रार नेता है, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है, वो दिख रही है, लेकिन ये समय नहीं है, वो गलत समय ये बातें कर रहे हैं। अभी जो ये नया मंत्रिमंडल बना है उस पर उनकी राय क्या है, उस पर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है, ये सामने नहीं आ रहा। ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखते हैं आशुतोष अपनी टोपी से कौन सा खरगोश निकालते हैं। आशुतोष, ठीक किया प्रधानमंत्री ने, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, यही इस मंत्रिमंडल का संदेश है? क्या आप मान के चलते कि मैं कोई जादूगर हूँ, या मुझसे पहले राहुल जी या बाकी लोग जादूगर थे जिन्होंने अपनी खोपड़ी से कोई खरगोश निकाला? माफ करिएगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। हाँ, 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कम से कम एक चीज का एहसास मोदी गवर्नमेंट को हुआ कि पिछले 1.5 साल से सरकार की जो स्थिति थी वो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही थी और उसका निवारण करना बहुत जरूरी था। अगर उसका निवारण नहीं करते तो परसेप्शन के लेवल पर सरकार को निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा, बड़ा संकट जो है मंडरा रहा था। और उन्होंने एक अच्छा काम किया जिसकी तारीफ भी होनी चाहिए। उन्होंने कम से कम जो कोरोना के क्राइसिस थी उस क्राइसिस पर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय की और उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर एक संकट आया है, अगर देश उसको नहीं निपट पाया है तो कम से कम सरकार के, केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट तौर पर तय हुई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी बात ये कि सरकार को इस बात का भी एहसास है कि कम से ये जो संकट है ये छोटा मोटा संकट नहीं, बहुत बड़ा संकट है। इसलिए मामूली कॉस्मेटिक चेंजेस करने से काम नहीं चलेगा।
इसलिए 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। और मुझे जहां तक याद पड़ता, राहुल जी मुझे इस बात को करेक्ट करेंगे कि शायद ये कामराज प्लान के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल का फेरबदल है। इसमें कुछ ऐसे मंत्रियों की भी को भी मंत्रालय लिया गया है। बिल्कुल ये मैं चेक कर चुका हूं। जो शायद वो शायद वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जरूरत शायद संगठन में महसूस हो रही थी। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, रविशंकर प्रसाद जी हो या प्रकाश जावड़ेकर, मुझे नहीं लगता है कि उनको परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया है। और हो सकता है उनकी जरूरत संगठन के अंदर हो सकता है उनकी जरूरत बिहार के अंदर हो, कहीं और जगह पे हो। लेकिन तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कम से कम उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस मोदी सरकार में स्पष्ट तौर पर चिंता की लकीरों के साथ दिखाई पड़ता है। 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से लिया गया, 7 में से 6 जो हैं वो ओबीसी हैं और एक अजय मिश्रा वो ब्राह्मण तबके से आते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी चिंता स्पष्ट है कि 2014, 2017, 2019 3 चुनाव के अंदर जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी ने जो जातियों का संतुलन स्थापित किया था, वो संतुलन कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा उसको ठीक करने की जरूरत, मुझे लगता है कि ये 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है। चलिए, आपने ये तो माना आशुतोष कि प्रधानमंत्री ने ठीक काम किया है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय की है, लेकिन क्या वाकई अवनीश अवस्थी जी, आपके खास मित्र अवनीश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या वाकई अकाउंटेबिलिटी तय की गई है? देखिए, हर बार बात यह होती है कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10-12 दिनों से लगातार विभिन्न मंत्रालयों की कामकाज को देख रहे थे, उसको रख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण आज मुझे एकदम तो शॉक लगा जब मैंने रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देखा और फिर अभय दुबे को देखा कि जब इंजन में खराबी हो तो डब्बे बदलने से क्या होता है। तो मुझे लगा, अरे रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी के बारे में ट्वीट कर दिया आज। लेकिन फिर बाद में लगा, चला नहीं ये तो कैबिनेट के बारे में, मोदी जी के बारे में, मुझे लगा शायद अपनी पार्टी के बारे में किया है उन्होंने कि जब इंजन ही ख़राब हो तो डब्बे बदलने से क्या होगा। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आशुतोष जी ने ठीक बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी को प्रवक्ताओं के लेवल पर, पार्टी के पक्ष को मीडिया में रखने पर प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद पहले भी दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में सामने आए हैं। पार्टी में संगठन है, उनका पार्टी का पक्ष रखना है, ये सब काम भी होते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मंत्रिपरिषद से उनको वापस भेजने का। यह भी बात ठीक है कि मंत्रिपरिषद में इस बार उनको लग रहा होगा, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि मंत्री लिए गए हैं उत्तर प्रदेश से, सब लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अरे भाई, सबसे बड़ा राज्य है, राज्य के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा है। अगर 80 वहाँ से लोकसभा की सीटें हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा मंत्री क्यों नहीं होंगे, ये तो बताइए ना। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पूर्वोत्तर से, जहाँ से सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, अब पूर्वोत्तर के लोगों को अपने आप से मुख्य धारा से, भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का एक साक्षात प्रमाण मिलता है। उड़ीसा हुआ, पूर्वोत्तर हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, यहाँ के लोगों को जिस तरीके से अपने आप को जोड़ने का भारत के शासन, प्रशासन और राजनीति में भागीदारी का एहसास होता है, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए, ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको हटाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर 24 में से 18 घंटे 20 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं तो उसको अपनी टीम में वही लोग चाहिए जो लगातार इस तरीके की अब तक प्रमाण दे चुके हों, जिसमें सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो प्रोफेसर्स रहे हैं, इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने या IAS ऑफिसर, नए पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। निजेश जी, मेरे साथ इन लोगों के माध्यम से सरकार 3 नए मेहमान जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब निजेश जी, रोकूंगा मैं आपको। गुरदीप सप्पल जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी ने अभी से गर्दन हिलाना शुरू कर दी है, समाजवादी पार्टी से आते हैं। लेकिन गुरदीप सप्पल साहब, अब निजेश जी कह रहे हैं कि क्या ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी पार्टी के बारे में कर दिया कि जब इंजन खराब हो तो डब्बे बदलने से कुछ नहीं होता? देखिए, ट्वीट की बात तो अलग है, सवाल ये कि आज हुआ क्या है। आप देखिए, आपने भी अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे नाम चलाए होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो बहुत सारे लोगों को आज ही पता चला होगा कि ये लोग भी मंत्री हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते ना तो जनता में बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि ये मंत्री भी है इस देश के अंदर। आप ये देखिए कि मैं चाहता हूं अब जो नए मंत्री आए हैं, उम्मीद करते हैं कि अब वो जिम्मेवारी से अपना काम संभालेंगे, पीएमओ को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंप देंगे। जब देश मुसीबत में होगा तो मटर छीलने का, लूडो खेलने का काम नहीं करेंगे। वो अपने
अपने मंत्रालय के बारे में बयान देंगे, दूसरे मंत्रालय के बारे में नहीं देंगे। पिछले 7 साल में देखिए हर मंत्री जो है अपने मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं बोलता है, दूसरे मंत्रालय के बारे में बयान देता है। वो ये मानेंगे देश में महंगाई है, उसके लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे। वो ये मानेंगे कि पिछले 7 साल में जो पूरा प्लान हुआ कि देश में जो कुछ जुड़ा है, जितनी संपत्तियां जुड़ी हैं, उसको बेचने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, ट्वीट इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार का जो आज रूप बदला है वो इंपॉर्टेंट है। और उस पर ध्यान देने की बात है दीपक जी की देखिए आज गए कौन कौन है। जो भी मंत्री कोविड से जुड़ा था वो चला गया। दोनों हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और अश्विनी चौबे जी, दोनों का इस्तीफा हुआ। जिस मंत्री की जिम्मेदारी वैक्सीन की थी सदानंद गौड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। जो मजदूरों के साथ जुड़े हुए थे लेबर, उनका इस्तीफा हुआ। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहते हैं 80 करोड़ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मोदी सरकार कहती है, उनका इस्तीफा हो गया। जो एमएसएमई के एमओएस रहे, क्योंकि एमएसएमई के कैबिनेट मंत्री को आप छू नहीं सकते गडकरी जी को, तो उनका इस्तीफा हो गया है। तो आप ये देखिए जो एजुकेशन में देश में पहली बार हुआ, पिछले महीने सीबीएसई ने बाकायदा बोला कि हमारे पास इतने लोग नहीं है कि सीबीएसई का रिजल्ट अपडेट करके सर्वर में अपलोड कर सके, इसलिए रिजल्ट लेट हो गया। वो पूरे देश के अंदर कितना ड्रॉप आउट हो रहा है लोगों का ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई 1 साल में, वो मंत्री गए। तो मोदी जी ने कोविड के अंदर अपनी विफलता को मानते हुए जितने मंत्री कोविड से जुड़े थे सबके आज इस्तीफे ले लिए। और अब उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले लोग कौन होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि जितने मंत्री कोविड से जुड़े हुए थे सबको हटा दिया, तो मोदी जी ने तो अपनी असफलता को मान लिया है। क्या आप इस तरह से सहमत है? दीपक जी ये मजाक कर रहे हैं भाई, मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। बात ये है कि कैबिनेट में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 1, दुनिया में पहली बार हुआ है पिछले 74 साल में भारत की आजादी के बाद कि जो महामारी आई है उसके इलाज के लिए हमने 2 इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन डेवलप किए हैं और दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं वैक्सीनेशन पे। ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल दे आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ ओनली कि इनके खिलाफ हमने बोलना है। सरकार में देखना होता है, पार्टी का काम भी चलना होता है, सरकार का काम भी चलना होता है। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.25 साल से भोजन दिया जा रहा है और वो नवंबर तक चलता रहेगा। और हमारी स्टेट सबको फ्री वैक्सीनेशन दे रही है केंद्र सरकार। जब इनकी बारी आई स्टेट्स की तो पहले तो ये कहने लगे कि हमें क्यों नहीं आज्ञा देते। तो जब इनको हुक्म किया गया कि आप भी खरीद को दे लो, तो पंजाब में तो 400 का 1000 में बेचा, 1060 में, और वहाँ जो गरीब आदमी था उसको 1560 में वैक्सीनेशन मिलना शुरू हुआ। ये तो लूटपाट की जो लोग हैं ये हमारे काम को एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। ये रेनबो बना है, सभी रेनबो बना है, इसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लोगों दिक्कत तो आपके यहाँ पर भी है ना। वैक्सीन को लेकर आपकी पंजाब सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस की सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं फिक्स की जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों बातों पर जवाब दूंगा। कोविड पे बहुत बहस पिछले 2 महीने से हो रही है, कोविड वैक्सीन को लेकर हर चैनल पे। केवल 2 आंकड़े आपको दूंगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 31 जुलाई तक 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे दोनों। फिर रिवाइज किया, बोला 27 जून को कि 51.6 करोड़ करेंगे। और अब जो प्लान दिया उन्होंने सब स्टेट को सप्लाई का, वो कुल 45 करोड़ वैक्सीन का है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोल रही है, हर जो फिगर रखती है वो झुठला देती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जुलाई महीने में कोवैक्सीन प्रति महीने 10 से 12 करोड़ उपलब्ध हो जाएगी, और जो डिटेल दी है वो 2 करोड़ की दी है। आज 3 महीने हो गए कोवैक्सीन का, हर महीने कहते हैं कि हम 10-12 करोड़ आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पे नहीं टिक सके, उसके बारे में हमको कोई सफाई नहीं देनी है। और जो बार बार पंजाब की बात आती है, पंजाब के अंदर जो वैक्सीन बेची गई थी, जो कि एक ऑफिसर के ऑर्डर हुआ था, वो कुल मिला के 4 लाख रुपए की टोटल वैक्सीन थी। टोटल वैक्सीन उसी दिन ऑर्डर वापस हो गया
और जिन लोगों ने पैसे दिए उन सबको पैसे रिवर्स भी हो गए हैं। ये शायद मालूम नहीं होगा आपके साथियों को, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया है, 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में दी है। अकेले कोवैक्सीन को जो एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, विंडफॉल गेन, वो 15,000 करोड़ का हो रहा है। जो कोविशील्ड को हो रहा है वो 7,500 करोड़ का हो रहा है। तो 22,500 करोड़ को तो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, लेकिन जो 4 लाख रुपए रिम्बर्स हो गए वो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो घोटालों की परिभाषा जो है बीजेपी करती आई है वो हम जानते हैं। आज की डेट में घोटालों की परिभाषा क्या है? आज नारायण राणे जी को आपने मंत्री बना दिया। 2014 में अमित शाह जी ने पब्लिक रैली में बोला था कि उनके 100 करोड़ की संपत्ति है और हम सरकार बनाते ही जेल में डालेंगे। ये पता नहीं कैसी जेल है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बनी हुई है, जहां जो भी आदमी करप्ट होता है वो वहां आके सम्मान पाता है। और यही नारायण राणे जी भी है, वो उस समय कांग्रेस पार्टी में ही थे, हमारी पार्टी में ही थे। उन्होंने मोदी जी के लिए क्या बोला था कि उनसे, अमित शाह जी के लिए, कि उनसे बड़ा लायर कोई नहीं है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो अब ये गले मिल जाते हैं। तो बीजेपी का तो एक जब जो वक्त होता है वैसा बयान देते हैं, पब्लिक मेमोरी की शॉर्ट नहीं है। उस समय तक ये जादू चला, लेकिन अब पब्लिक भी देख रही है क्या हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। जयनाथ मिश्रा हमारे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। जयनाथ जी, क्या कहेंगे इस कैबिनेट फेरबदल के बारे में? जी नमस्कार दीपक जी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दीपक जी मैं तो यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सारे समाज के लोगों की भागीदारी करके मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इससे नए भारत निर्माण में इन लोगों की भूमिका होगी और सर्व समाज को स्थान मिलने से सारे लोगों का विकास होगा और इससे गुड गवर्नेंस की मतलब परिभाषा साबित होगी। ठीक है, आपको लगता है बेहतर काम है? अनुराग भदौरिया जी वाराणसी के दर्शक हैं हमारे जयनाथ मिश्रा जी, और उनको बड़ी पसंद आ रही है मोदी जी ने जो कुछ किया है। आप तो आलोचना ही करेंगे। आप बताइए, इनके यहाँ मंत्री पद छोड़ देता है, कुछ नहीं कहता है। आपके यहाँ तो पिता और पुत्र झगड़ लेते हैं सत्ता के लालच में। देखिए, मैं राष्ट्र की बात करूंगा। राष्ट्र की बात है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है राजनीतिक विस्तार है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब इतने 7 महीने में चुनाव है। अब चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये राजनीतिक विस्तार किया है। और एक बात, दूसरी बात, इन्होंने ये भी मान लिया है कि जो कोविड काल में और जो देश की दुर्दशा हुई है, अगर राजनीतिक विस्तार किया है तो गलत क्या किया है भाई? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। और जो इन्होंने मंत्री, जिस तरह शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, रोजगार देने वाले मंत्री, कानून मंत्री, सब मंत्री को हटाया, तो इन्होंने मान लिया जो हम विपक्ष के नेता बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ही मान लिया कि हमारे मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे सर, जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं बदल देगी तब तक भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के मंत्री बदलने से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ये झूठे जुमलेबाज लोग हैं, जो आएंगे वही काम करेंगे। भाई जो अभी पहले जो थे, जिन्होंने देश का बंधनहार किया, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था टूटी है और जिस तरह से देश कोरोना काल में कहराता रहा, जिस तरह से देश महंगाई और बेरोजगारी में अभी भी रो रहा है और जनता परेशान है, फिर रहेगी, क्योंकि उन्होंने चेहरा बदले हैं, लेकिन कुर्सियां तो वही है, काम करने का मतलब इस देश में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ अनुराग भदौरिया जी जब से नरेंद्र मोदी आए? कोई आज तक कोई अच्छा काम हुआ तो बता दीजिए। कोरोना में 3 लोगों की मौतें होगी, आप इसको अच्छा काम समझते हैं तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समझते हैं कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, अच्छा काम है, तो बहुत आपको भाई कोई अच्छा काम नहीं किया। इकबाल सिंह लालपुरा जी, आपकी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, और बोल दिया उन्होंने राजनीतिक विस्तार है, खारिज कर दिया उन्होंने। अच्छी बात है, तो फिर हम अनुराग भदौरिया जी को बोलो जरा एनक बदल ले। आप तो जो काम कहते हो, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा लूटपाट पंजाब में? अरे भैया, हम तो काम कर रहे हैं और हम तो परफॉर्म कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है। आप तो 25 साल पीछे थे स्मॉल पॉक्स में, जो दूसरी बातों में। अरे किसान भी हम किसान है, हम किसान है, किसानों कोई शोर मचाने से सच्चा नहीं होगा। किसानों के गाँव में तो शोर मचाने से किसानों की मौतें हुई है और लगातार किसान चढ़ाता रहा है। यहाँ बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, महंगाई से लोगों ने आत्महत्या की है, लोगों की बिना ऑक्सीजन मिलने से मौतें हो गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, बेड की व्यवस्था नहीं थी। सुन लीजिए ना इकबाल सिंह जी को, आपको उन्होंने सुना है। ये पूरा हिंदुस्तान चढ़ा रहा है सरकार की वजह से, जुमलेबाजी और झूठ की वजह से। और आप सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं करते, समाज को सिर्फ
झूठ परोसते हैं, जुमलेबाजी परोसते हैं, यहाँ पे समाज को दिया क्या आज तक? जो सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती वो सरकार क्या कर सकती है? और आपको अरे आप हमको हिंदुस्तान एक्सेप्ट करने वाला है, आपको हिंदुस्तान खदेड़ने वाला है, चिंता मत करो। अभी आप खदेड़ा हो रहा है आपका धीरे धीरे, अब आप हर राज्यों से साफ हो रहे हैं, आपका सफाया होने वाला है, इसलिए चिंता मत कीजिए। आपको तो किसान ही साफ कर देगा, किसी और की जरूरत भी नहीं है। आपका तो पंजाब गया। अरे एक छोटा सा कमेंट आशुतोष को लेता हूँ। आशुतोष, हम पत्रकार के तौर पे क्या अनुराग भदौरिया को प्रवक्ताओं का एंग्री यंग मैन कह सकते हैं? बताइए। देखिए, बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। अब बीजेपी का जो खेल है वो जनता जान गई है कि इनका झूठ सच का खेल है। अब इनका खेल में कोई आने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि इनका खेल खत्म। और मेरा सवाल आशुतोष से था, आपने सुना नहीं। आशुतोष, हम पत्रकार के तौर पर क्या अनुराग भदौरिया का प्रवक्ताओं का एंग्री यंग मैन कह सकते हैं? जिस तरह से इनकी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार और यहाँ पे जानना क्या चाहते हैं मुझसे? शराब माफिया पैदा हो गए पूरे देश के अंदर में। समाजवादी दीपक, आप जानना क्या चाहते हैं? खत्म हो गया। अब आपको पंजाब में खुशी नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज हम इनको एक खिताब देते हैं, अनुराग भदौरिया को प्रवक्ताओं का एंग्री यंग मैन। क्यों अविनाश अवस्थी जी एंग्री यंग मैन की तरह लड़ते हो? नहीं, थोड़ी देर बाद अविनाश अवस्थी भी एंग्री यंग मैन हो जाएंगे अगर थोड़ी सी आप आलोचना करते सरकार की। 5 साल में आपको आज अनुराग भदौरिया को बुलाने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल का कोई भी आप चला दीजिए, आप देखेंगे कि वही बोल रहे हैं। ये हर चैनल पे वही बोल रहे हैं, पिछले 5 साल से वही बोल रहे हैं। शब्द भी चेंज नहीं होते, टोन भी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज नहीं होती, बिल्कुल वही है। आप पिछले 5 साल का कोई चला दीजिए आप। मैं दीपक जी आपको चुनौती देता हूँ, आपको लगेगा जैसे आज ही बोल रहे हैं वो। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपने टोन चेंज, ना स्पीड चेंज, ना शब्द चेंज, ना भाषा चेंज। अरे तो भाषा चेंज करके क्या करेंगे हम? नहीं, हम एक और बात वाले थोड़ी हैं कि अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ बोलेंगे। ब्रेक से पहले लेते हैं ताकि राहुल सर ये कहना चाहते हैं कि सर हम बीजेपी वाले थोड़ी हैं कि अपने बदलते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो बदल जाएंगे। वोट लेते टाइम कुछ, वोट पाने के बाद, सत्ता पाने के बाद कुछ। आदरणीय भदौरिया जी, जब तक अब आप ब्रेक नहीं लेंगे तब तक यही बोलते रहेंगे। शांत हो जाइए, राहुल जी कुछ कह रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों। आदरणीय भदौरिया जी का की इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। अब तो आशुतोष जी बोल रहे हैं, ब्रेक पर जाना है मुझे। ऐसा है, एक नाम मुझे अंग्रेजी फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म, उसका मुझे नाम याद आ रहा था। उनको सुनकर, उनकी परफॉर्मेंस देखकर, गजब की परफॉर्मेंस है वैसे तो अनुराग जी की। वो फिल्म का नाम है अनस्टॉपेबल, यानी जिसको रोका नहीं जा सकता। तो महाराज आप मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम लोग सब चुप हो जाते हैं, आप बोलिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप सुनते कुछ नहीं, आप सिर्फ बोलते हैं। इससे अब इतना ज्ञान आप मुझे दे रहे थे, इतना ज्ञान सरकार को दे दीजिए तो कम से कम देश का भला हो जाएगा। ठीक, इतना ज्ञान सरकार को दे दीजिए तो ज्ञानी है। रुकता हूँ, ब्रेक के लिए जाना है, थोड़ा हंसने को मिल जाएगा आज। इतने बड़े दिन में ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर आएंगे।